नमस्कार दर्शकों। आज मैं एक नए ज्योतिषीय क्लास की सीरीज एक श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है जैमिनी ज्योतिष। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि हम जैमिनी ज्योतिष क्यों सीखें? जब ऑलरेडी मुझे वैदिक ज्योतिष आती है, तो मैं क्यों सीखूँ जैमिनी ज्योतिष? तो इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल या बड़ा अच्छा लॉजिक देता हूँ मैं या कारण देता हूँ मैं कि देखिए, आपके पास जो भी एक ज्योतिषीय पद्धति आती है आपको, चाहे वैदिक है या आपके पास बीएनएन है या केपी है, जो भी है, साथ में एक और अगर आप सीखते हो तो इससे क्या होगा कि जो आप रिजल्ट जैसे वैदिक से जो रिजल्ट देख रहे हो आप, उसको आप क्रॉस एग्जामिन कर सकोगे। इससे क्या होगा, आपके प्रेडिक्शन की सटीकता बढ़ेगी। क्योंकि देखो, जो आज के डेट में जितने सारे एस्ट्रोलॉजी पद्धति हैं, सबके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। जैसे जैमिनी में देखो, तो वैदिक ज्योतिष में देखो, तो आज के डेट में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर होगा जो सही तरीके से प्रेडिक्शन कर पाता होगा। मतलब इसमें इतने सारे चीज़ें हैं वैदिक ज्योतिष में, इतनी चीज़ें हैं जिसको आप मतलब एक तरह से उसके आधार पे प्रेडिक्शन करना एक तरह से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इतनी सारी चीज़ें हैं, जैसे आप मान के चलो कि आपको डी1 देखना है, डी9 देखना है, अष्टक वर्ग देखना है, ग्रह शत्रुता, मैत्रिता, उच्च-नीच कई सारी चीज़ें हैं। तो उसकी वजह से जब सब चीज़ों को जोड़ना शुरू करता है आदमी, तो कहीं किसी निष्कर्ष पे पहुँच नहीं पाता है। वैसे ही मान लो कि केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ मैं, तो केपी एस्ट्रोलॉजी थोड़ा-सा कृष्णमूर्ति जी ने इसी कमी को पूरा करने के लिए, जो पराशरी उन्होंने खुद पराशरी पद्धति सीखी कृष्णमूर्ति सर ने, उसके बाद उनके उस पद्धति के लिमिटेशन इनको समझ में आने लगे, तब इन्होंने एक नई पद्धति कृष्णमूर्ति पद्धति इज़ाद की, कृष्णमूर्ति पद्धति डेवलप की, जिसके आधार पे लोग प्रेडिक्शन करते हैं। उसमें भी कई सारे लिमिटेशन है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपको टाइम बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, वो भी एक्यूरेसी कम से कम 2 से 3 मिनट की। अगर 2 से 3 मिनट से ज्यादा की एक्यूरेसी है टाइम की, तो कहीं ना कहीं जो उसके सबलॉट होते हैं जिसके आधार पर प्रिडिक्शन किया जाता है, वो चेंज हो जाएगा। इवन कस्प चेंज हो जाएगा, जो भाव है उसको हम कृष्णमूर्ति पद्धति में कस्प बोलते हैं, तो वो आपका चेंज हो जाएगा। तो सारी प्रिडिक्शन, जैसे आपके सबलॉट चेंज होंगे ना, सारी प्रिडिक्शन आपकी उसी आधार पे चेंज हो जाएगी। ठीक है? वैसे ही मान लो बीएनएन की बात करते हैं, तो बीएनएन में कहीं न कहीं जो स्नैपशॉट प्रिडिक्शन तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप बीएनएन से टाइम से रिलेटेड प्रिडिक्शन करते हो, तो उसमें कुछ उसकी लिमिटेशन आ जाती है। इसीलिए जेमिनी इस मामले में कई जो ज्योतिषीय पद्धति है, उससे बेहतर है। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो पराशरी एस्ट्रोलॉजी है, इसमें जो दशा पद्धति होती है, दशा पद्धति वो चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पे होती है। मतलब चंद्रमा जिस राशि के मतलब नक्षत्र में होगा, उसके आधार पे हम दशा निकालते हैं। जैसे मान लो कि चंद्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा है जन्म के समय, किसी भी जातक के जन्म के समय में मेष राशि में 10 डिग्री का होगा। तो अब हम जानते हैं कि 10 डिग्री मतलब लगभग 13 डिग्री 20 मिनट तक केतु का नक्षत्र होता है। तो यानी कि अगर अब जितनी डिग्री चल चुका है, जैसे 10 डिग्री चल चुका है, तो बाकी के जो 3 डिग्री 20 मिनट है, उतना तक उसको चलने के लिए जितना टाइम बचा होगा, उसको कैलकुलेट करने का एक सिस्टम होता है। इस पे मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमारी वैदिक क्लास नहीं चल रही है। तो जितना टाइम केतु का बच गया है, जो चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड हो गया यहाँ पे केतु, तो केतु का जितना टाइम बचेगा, उसके आधार पे दशा निकलती है। तो दशा का सीक्वेंस होगा, जो केतु होगा, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध ऐसे करके पूरा सीक्वेंस होगा, सबके टाइमिंग हो गए। तो जितना डिग्री बच गया है, उसके हिसाब से टाइमिंग कैलकुलेट करते हैं हम। केतु की दशा फिक्स कर देंगे कि पहली दशा जातक को, मतलब गर्भाशिष्ट दशा जिसको बोलते हैं हम, पहली दशा जातक को केतु की मिल गई। उसी के आधार पे जो D1, D9, D2 जो जितने सारे वर्ग चार्ट बनते हैं, वो सारे इसी के आधार पे बनते हैं। अब सोचो, अगर टाइम की एक्यूरेसी नहीं होगी, तो दशा भी अलग हो जाएगी। अब सोचो 10 के बदले अगर 12 डिग्री हो गया, टाइम थोड़ा-सा अगर आगे चला गया, 10 की जगह 12 डिग्री हो गया, तो जो दशा आपको पहले मिलनी थी, हो सकता है बाद में मिलेगी। तो ऐसे करके पूरा सीक्वेंस बदल जाता है वैदिक ज्योतिष में। पराशर इसमें जैमिनी ज्योतिष में क्या है कि अगर टाइम में आपका 5 7 10 मिनट का डिफरेंस भी है, तो भी चल जाता है। वो कैसे? क्योंकि वहां पे जो हम दशा लेते हैं, वो लग्न के आधार पे लेते हैं। जो लग्न है उसमें कौन सी राशि है, उसके आधार पे हम देखते हैं कि लव्य सव्य होगा या अपसव्य, मतलब
लग्न सीधा काउंट करेंगे या उल्टा काउंट करेंगे, उसके बाद लग्न से कितने दूर राशि है उसके आधार पे हम दशा डिसाइड करते हैं। अब क्या है कि इसमें जो पराशरी में जो जामिनी ज्योतिष में हम देखेंगे तो जामिनी ज्योतिष में चूंकि उसका सीक्वेंस अलग होगा, हर एक ग्रह का सीक्वेंस अलग होगा। इसमें अगर मान लो कि किसी ग्रह की डिग्री कम ज्यादा भी होगी तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो जो सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है एक प्लैनेट का एक दिन में वो चंद्रमा का ही होता है। तो चंद्रमा की डिग्री अगर थोड़ी आगे या पीछे भी होगी तो उससे ज़्यादा फ़र्क रिज़ल्ट में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम जो इसमें रिज़ल्ट लेते हैं वो हम चर कारक के आधार पे देते हैं। चर कारक क्या है? ये आगे हम लोग वो इस पे पूरा डिस्कशन होगा हमारा, पूरा इस पे चर्चा करूँगा मैं। लेकिन उसको ऐसे समझ सकते हो कि जो वैदिक ज्योतिष होता है उसमें स्थिर कारक होता है। जैसे पुत्र के लिए हमेशा चाहे मेरी कुंडली हो या आपकी कुंडली हो, उसमें पुत्र का कारक गुरु ही होगा। ठीक है? शादी के लिए हम देखते हैं या पत्नी के लिए देखते हैं तो शुक्र ही कारक होगा शादी के लिए। वैसे ही माता के लिए कारक है तो चंद्रमा ही माता का कारक होगा। नौकरी के लिए है तो हालाँकि नौकरी के लिए स्थिर जो हम कारक डिसाइड करते हैं उसमें अलग-अलग चीज़ें हैं। जैसे बिज़नेस के लिए बुध को देखते हैं हम। अ, उसके बाद सरकारी नौकरी के लिए सूर्य को देखते हैं। ऐसे अलग-अलग कारक है लेकिन मोटा-मोटी देखा जाए तो नौकरी का कारक हम शनि को लेते हैं। ठीक है? तो आप सोचो कारक फिक्स है यहाँ पे। चाहे किसी की भी कुंडली होगी, सबके लिए वैदिक ज्योतिष में कारक फिक्स होंगे। लेकिन जो जामिनी ज्योतिष होगी, उसमें कारक बदलते रहते हैं। वो कैसे बदलते हैं? तो वो आपको डिग्री के अकॉर्डिंग बदलते रहेंगे। डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे होगा? तो जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी उसको आत्म कारक बोलेंगे, जिसकी डिग्री कम होगी उसको हम अमात्य कारक बोलेंगे और इसी सीक्वेंस में भ्रातृ कारक, मातृ कारक, पुत्र कारक आपका ज्ञाति कारक और दारा कारक ऐसे ऐसे करके सीक्वेंस बन जाता है और उस आधार पे फिर प्रिडिक्शन होती है। अब सोचो इसके आधार पे प्रिडिक्शन का मतलब हो गया हर एक व्यक्ति के लिए प्रिडिक्शन अलग-अलग होगी। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी-सी एक्यूरेसी ज़्यादा आ जाती है। इसके अलावा जो दशा पद्धति होगी, दशा पद्धति भी आपको मान लो कि किसी इसमें राशि की दशा बेसिकली चलती है। वहाँ पे हम क्या करते हैं ग्रह की दशा चलती है। पराशर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम ग्रह के आधार पे दशा निकालते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको वृष राशि की दशा चल जाएगी, यहाँ पे आपको वृश्चिक राशि की दशा चल जाएगी, सिंह राशि की दशा चल जाएगी। जिसको जैसा सीक्वेंस मिला है, उसके आधार पे थोड़ी सटीकता आ जाती है। अब इसके अलावा देखो अगर आप तो पराशरी ज्योतिष में इतने सारे सूत्र हैं। इवन आप देखोगे जैसे मान लो कि किसी को बोल दिया कि गज केसरी योग बना हुआ है, तो अब गज केसरी योग कब मिलेगा? या इसके अलावा दरिद्र योग बना हुआ है या आप मान लो कि किसी की कुंडली में कोई भाव पीड़ित हो गया है, तो उसके आधार पे रिज़ल्ट कैसे चेंज होगा, यहाँ इन सब चीज़ों को देखना ही नहीं। यहाँ पे क्या है जैमिनी ज्योतिष में आपको लिमिटेड सूत्र हैं जिसके आधार पे लगा के सटीक बैठ जाता है आपको। दशा का को एनालिसिस करना है तो सीधा देखना है कि कौन-सी दशा चल रही है और उस दशा से मान लो आप प्रोफ़ेशन से रिलेटेड देखना है आपको तो सीधा जो दशा होगी मैं मान लो कि सिंह राशि की दशा है, तो सिंह राशि की दशा के आधार पे वहाँ से काउंट करोगे 10वें भाव में कौन-सा प्लैनेट पड़ रहा है, उसके अलावा कौन-सी राशि की दृष्टि हो रही है। उसके आधार पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि रिजल्ट हमारा कैसा मिलने वाला है, ठीक है? उसके अलावा इसमें ट्रांजिट पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, ठीक है? तो इन सब की वजह से थोड़ी-सी इसमें एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्शन करना आसान हो जाता है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि दशा जब भी हम जेमिनी को यूज़ करते हैं, तो उसमें कभी भी हमें जेमिनी को यूज़ करते टाइम पे अकेले यूज़ नहीं करना है। हमेशा जेमिनी को मतलब किसी न किसी पद्धति के साथ ही एक तरह से मान लो कि वैदिक अगर ज्योतिष आप कर रहे हो, तो वैदिक ज्योतिष के आधार पे आपको कंपोजिट टेक्निक जो कि मैं इसमें चर्चा करूँगा आपको जब भी हमारी जो रेगुलर हमारी जो क्लास चलेगी, उसमें मैं आपको अब साथ में बताते जाऊँगा कि कैसे कंपोजिट टेक्निक के आधार पे हमें प्रेडिक्शन करना होता है। तो इसलिए थोड़ी-सी प्रेडिक्शन आसान हो जाती है और आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। क्योंकि देखो हम लोग क्या करते हैं कि या तो वैदिक ज्योतिष किया या वैदिक ज्योतिष के साथ हम या तो जामिनी ज्योतिष कर लेते हैं या फिर योगिनी पद्धति भी होती है, त्रिभागीय दशा पद्धति होती है, मतलब साथ में कोई न कोई एक और ज़रूर हम एक दशा पैटर्न रखते हैं, जिसके आधार पे हमारी सटीकता बढ़े, हमारी एक्यूरेसी आ जाए और साथ में जो टाइम निकालते हैं, जो टाइमिंग ऑफ इवेंट हम निकालते हैं, वो थोड़ी-सी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। जैसे मान लो कि किसी की दशा में, मान लो किसी सूर्य में शनि की दशा चल रही है, इसको लग रहा है कि उस टाइम पे
किसी की नौकरी लग जाएगी। अब वो नौकरी लग जाएगी कि नहीं लगेगी, वो थोड़ा-सा हम जेमिनी ज्योतिष में आके उसपे हम जैसे अमात्य कारक को देखते हैं कि क्या जिसकी दशा चल रही है उससे 10th में अमात्य कारक है। अमात्य कारक जो मैंने डिग्री के हिसाब से जो बताया था कि सीक्वेंस में सेकंड डिग्री का जो ग्रह होता है उसको अमात्य कारक बोलते हैं, जो जनरली प्रोफेशन के लिए होता है। तो अब मान लो कि अमात्य कारक की दृष्टि हो रही है, तो सीधा आपको सीधा समझ समझ में आ जाए कि हाँ, ये प्रोफेशन के हिसाब से इसको नौकरी लगने की संभावना बनती है। ऐसे इसके अलावा इसमें अलग-अलग लग्न होते हैं आपके, ठीक है? उसमें आपको मान लो इंदु लग्न हो जाएगा, आपको कारकांश हो जाएगा और ऐसे करके कई सारी चीज़ें हैं जो कि इसको आराम से जोड़ना ज़रूरी आसान होता है और उसके आधार पे हम प्रेडिक्शन कर लेते हैं। ठीक है? तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको पराशरी ज्योतिष के साथ जैमिनी ज्योतिष ज़रूर सीखना चाहिए। अब एक बार मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ इसमें जो कारक होते हैं, जो आपको मैं बोलूँ कि जो चर कारक है हमारे बेसिकली, वो कैसे-कैसे होते हैं, किस सीक्वेंस में होते हैं, वो मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ, ताकि थोड़ा-सा आपके लिए चीज़ें आसान रहेंगी और जो हम आगे जो कोर्स कंटिन्यू करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि हर एक वीक में 1 या 2 तो कम से कम आपको जेमिनी से रिलेटेड क्लासेस आपको रेगुलर डालता रहूँ, ताकि आपको जेमिनी के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इसमें देखते हैं जो सबसे पहले डिग्री की होगी, उसको हम बोलते हैं आत्म कारक। इसको हम AK से डिनोट करते हैं, ठीक है? दूसरा होता है हमारा अमत्य कारक, इसको हम बोलते हैं AMK, ठीक है? तीसरा हमारा होता है भ्राप्ति कारक, जिसको हम BK से डिनोट करते हैं। इसको मैं आगे बताऊँगा कि कैसे हम किस सीक्वेंस में कैसे देखेंगे हम कि ये कारक डिसाइड कर सकें हम। अब बस अभी सुपरफिशियली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आज हमारा ये जो फर्स्ट क्लास है, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। एक तरह से कि चीज़ें हमारी कैसे चलेंगी, क्या-क्या चीज़ें मैं कवर करूँगा। तो इसमें बेसिकली जो हमारा जो पूरा जो कोर्स मैं कराऊँगा इसको जेमिनी ज्योतिष में, ये हम इसमें केवल चर दशा पे ही फ़ोकस करेंगे। देखो इसमें कई सारी दशाएँ होती हैं, कंडीशनल कई सारी दशाएँ होती हैं। आपको मान लो कि स्थिर दशा हो जाएगी आपको, उसके अलावा और भी सारी दशाएँ इसमें होती हैं। मंडूक दशा होगी जिसमें कुछ खास कंडीशन लगा होगा। उसके आधार पे अगर वो कंडीशन को फुलफ़िल करता है तभी उस दशा को हम फ़ॉलो करते हैं। लेकिन चर दशा सबसे आसान है समझना और इसके थ्रू प्रिडिक्शन देखो, मेरा जो टारगेट है आपका है कि आप प्रिडिक्शन सही तरीके से कर सको, भटको मत। इसलिए हम एक केवल चर दशा पे ही फ़ोकस रखेंगे और उसके आधार पे ही जो सारे सूत्र बताऊँगा मैं। हालाँकि जो सूत्र होंगे वो आप चाहे मंडूक दशा करो या आप स्थिर दशा करो, कोई सी भी दशा करो आप, उसमें वो रूल फ़ॉलो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं केवल चर दशा की बात करूँगा मैं, ठीक है? तो भ्रातृ कारक हो गया, उसके अलावा मातृ कारक हो गया, जिसको हम MK के नाम से जानते हैं, ठीक है? उसके अलावा हो जाएगा पुत्र कारक, ये हो गया आपका MK, ये हो गया PK, इसके बाद हो गया आपका ज्ञाति कारक, ये आपका हो गया GK और ये एक हो गया आपका दारा कारक, जिसे हम DK के नाम से जानते हैं। अब आप अगर समझो ऐसे कि ये हमारा बेसिकली सोल है बेसिकली, जो हमारी आत्मा है। जैसे हम लग्न को देखते हैं, लग्न के जो-जो कारकत्व हैं, उसको आप आत्म कारक के साथ जोड़ सकते हो, ठीक है? ये बेसिकली हमारा इन जनरल अगर मैं देखूँ, तो ये फर्स्ट हाउस को डिनोट करता है। वैसे हमारा आत्म कारक हो गया, इसको हम मंत्री के नाम से जानते हैं हम। अगर मतलब उसमें हम देखें जो सीक्वेंस आता है उसके हिसाब से मंत्री के नाम से जानते हैं हम। इसको हम सेकंड हाउस के रूप में इसको देख सकते हैं। इसका मैं हर एक आत्म कारक की भी अभी काफ़ी डिटेल में इसकी चर्चा करूँगा मैं। हर एक कारक की पूरी डिटेल में मैं चर्चा करूँगा, ठीक है? भ्रातृ कारक आपका भाई से रिलेटेड है, भ्राता से रिलेटेड है, ठीक है? जो कि थर्ड हाउस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको। फोर्थ हाउस ये आपका माता का है, मातृ कारक, जो कि फोर्थ हाउस को दिखाएगा। उसके अलावा पुत्र कारक है आपका, पुत्र से रिलेटेड है आपका, जो कि फिफ्थ हाउस को डिनोट करेगा। और जीके आपका एक तरह से दुविधा से रिलेटेड है आपका, ठीक है? ये आपको सिक्स्थ हाउस को डिनोट करेगा और दारा कारक जो है आपका आपकी पत्नी से रिलेटेड है, जिसको दारा भी बोलते हैं।
तो ये आपका हो जाएगा 7th हाउस से रिलेशन हो जाएगा, ठीक है? तो हर एक कारक को एक से ज़्यादा भाव भी दिए गए हैं। जैसे मान लो कि अगर आत्म कारक की बात करूँ तो ये एक के साथ मतलब फर्स्ट हाउस के साथ और भी कई हाउसेस को रिप्रेजेंट करता है वो। वैसे आत्म कारक की बात करो तो सेकंड हाउस के साथ 10th को भी करेगा। ऐसे अलग-अलग भाव सबके दिए गए, तो वो इस पे सीक्वेंस में मैं चर्चा करूँगा मैं जब कारक की बात हम करेंगे तो। आज हमारा केवल जो लक्ष्य है कि एक इंट्रोडक्शन दे दूँ मैं कि जैमिनी कारक कैसे काम करता है और किन-किन चीज़ों से रिलेटेड है। तो आज का जो हमारा वीडियो है मैं यहीं तक इसको रखता हूँ मैं। इसके अलावा जब मैं आगे बात करूँगा मैं तो आपको बाकी हर एक कारक के बारे में विशेष हम चर्चा करेंगे कि कौन-कौन से कारक किस-किस को रिप्रेजेंट करते हैं, किस-किस हाउसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद मैं आपको इसमें जो चर कारक है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बता दूँगा। कैलकुलेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप कई दफ़ा ज़्यादातर जो एप्लीकेशन आप देखोगे उसमें कैलकुलेशन इसकी सही नहीं है। तो इसलिए अगर क और इसका कैलकुलेशन जो दशा का है बिल्कुल आसान है। जो वैदिक में आप सीखते हो डिग्री निकाल के फिर इसको 800 से डिवाइड करके वो सब चीज़ें जो सीक्वेंस वो सिस्टम है वो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें काफ़ी आसानी से आप बैठे-बैठे उँगलियों पे काउंट करके आप दशा निकाल सकते हो। तो इन सब चीज़ों को चर्चा करेंगे हम। तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे इस चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ताकि आपको केवल जेमिनी नहीं, इवन मैं आगे टाइम मिलेगा मुझे तो मैं कृष्णमूर्ति पद्धति, केपी पद्धति और भृगुनंदिनी नाड़ी इन सब चीज़ों के बारे में भी या एस्ट्रो वास्तु है उससे रिलेटेड भी मैं आपको इसमें अगर कुछ कोर्सेज़ वैसे होंगे जो कंपाइल करके डालने का टाइम मिलेगा मैं तो उसको भी डालूँगा मैं। इवन मैं हस्तरेखा के बारे में भी अच्छी जानकारी है मुझे, तो चाहूँगा मैं आगे की चीज़ें कंटिन्यू रहें। अभी तो पहले जैमिनी ज्योतिष से हम शुरू करते हैं, छोटा-सा कोर्स है। इसके अलावे ये जैमिनी ज्योतिष भी हालाँकि कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने इसको काफ़ी कंप्रेस किया है चीज़ों को ताकि कम टाइम में आप चीज़ों को सीख सको। तो साथ में अभी तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।